हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मयूरेश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग आईएससी फिजिक्स के पेपर का सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कुछ किस तरह से क्वेश्चन दे रखे गए। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमारे पास कितने सेक्शन है। टोटल ओवरऑल 4 सेक्शन है। ठीक है। और सब में क्या क्या कुछ सब पार्ट्स दे रखे हैं, जहाँ पे सेक्शन ए में सारे 1 मार्क्स के हैं, सेक्शन बी में सारे 2 मार्क्स के, सेक्शन सी में सारे 3 मार्क्स के, सेक्शन डी में सारे 5 मार्क्स के। ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, और कह रहा है कि सेक्शन बी और सी और डी में इंटरनल चॉइसेस है। ठीक है। तो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है कि 2 बल्ब्स ऑफ पावर रेटिंग 100 वाट। पावर रेटिंग दे रखी है 100 वाट 40 वाट, यानी एक 100 वाट का बल्ब है और एक क्या है 40 वाट का बल्ब है। ठीक, इसकी पावर रेटिंग दे रखी है। और फिर उसके बाद बोल रहा है टू ऑपरेट ऑन द सेम वोल्टेज। दोनों सेम वोल्टेज पे, यानी दोनों भी वोल्टेज क्या सेम है, वोल्टेज वी है, वोल्टेज इस पे भी है। ठीक। अब बोल रहा है कि हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास करंट फ्लोइंग अक्रॉस द पॉइंट 1 2 3, यानी एक पॉइंट 1 से जा रहा है, एक 2 से जा रहा है और एक 3 पॉइंट से जा रहा है। तो हम मार्क कर लेते हैं। ये जो पॉइंट 1 से जाने वाला करंट है इसको हमने I1 मार्क कर लिया, और पॉइंट 2 से जाने वाला करंट है इसको मैंने I2 मार्क कर लिया, और पॉइंट 3 से जाने वाला करंट है इसको मैंने I3 मार्क कर लिया। अब देखिए I1 इक्वल टू क्या है, I2 प्लस I3 है। तो I1 तो पक्की बात है सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा I1। फिर उसका देखिए P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है ना। तो अगर मैं पावर देखूँ, पहले पावर कितनी 100 वॉट दे के वोल्टेज V है, और करंट कितना हो जाएगा I3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ वोल्टेज V2 है या करंट I2 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो ये 2.5 इक्वल टू I3 बाई I2 मिलेगा। यानी न्यूमरेटर, ये रेशियो 1 से बड़ा है ना, न्यूमरेटर बड़ा होगा तभी तो डिनोमिनेटर तभी तो 1 से बड़ी वैल्यू आ रही। इट मीन्स I3 किससे बड़ा है, I2 से बड़ा। हमारे पास ये ऑर्डर है, हमारे पास ये ऑर्डर है। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 में देखूँ, ऑप्शन नंबर 1 में देखूँ क्या है, ये लिखा हुआ है, तो बिल्कुल गलत ऑर्डर लिखा हुआ है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, I1 I2 से बड़ा, I2 I3 से बड़ा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है ना। फिर देखिए क्या बोल रहा है, I2 I3 बराबर, ये गलत है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स ऑफ रेडियस r carrying the current I reduces the magnetic field T। अब देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड T है और करंट कॉइल में फॉर्मूला होता है, ये होता है म्यू नॉट अपॉन एन आई। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन एन आई अपॉन आर, ये होता है। ठीक है, अगर आई करंट जा रहा है, आई कैपिटल लिख लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल दिया क्वेश्चन में। अब देखिए कह रहा है कि इफ द कॉइल ओपन एंड रिवुंड सच द रेडियस ऑफ न्यूली फॉर्म्ड कॉइल इज 2r। रेडियस जो हो रही है न्यूली फॉर्म्ड कॉइल की वो 2r हो रही है। तो इसका मतलब अगर रेडियस बदल रही तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न बदलेंगे। तो पहले की नंबर ऑफ टर्न और रेडियस, और बाद के नंबर ऑफ टर्न और रेडियस दोनों बदल लेते हैं। ठीक है, हमने पहले को n ले लिया, और ये r रेडियस है, इसको n डैश ले लिया, इसको r डैश ले लिया। अब n तो ये ठीक है, ये r भी ठीक है। अब हमें n डैश नहीं पता है, तो ये 2r हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये r से r कैंसिल, तो n डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/2 हो गई। तो नई मैग्नेटिक फील्ड को सपोज t डैश कह देते हैं, तो वो भी μ0/2 n डैश आई करंट r, आई भी अभी वही है, r डैश हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, t डैश बाई t कर लेंगे, तो n डैश अपॉन r डैश n/r, ये बचेगा हमारे पास। अब t डैश बाई t देखेंगे तो n डैश इंटू r अपॉन n इंटू r डैश। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास। अब अगर इन दोनों की वैल्यू रखें, n डैश की वैल्यू कितनी है, n/2 है, और यहाँ पे कितनी है, ये वैल्यू है हमारे पास r/2। r डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास आकर के यहाँ पे, ये वैल्यू है हमारे पास, दैट विल बी r/, ये 2r है। ठीक है, r/2 नहीं, सॉरी, ये 2r है। ठीक, अब जब इन वैल्यूज़ को हमने रख दिया है, इन वैल्यूज़ को ये रख दिया, 2r हो गई और ये n हो गया, तो n से n कैंसिल, ये कैंसिल, तो t डैश इक्वल टू 1/4 इंटू टी, यानी 1/4 ऑफ t हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोला है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। सही है, बिल्कुल सही है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड विल हैव 2 डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात। अगर कोई 2 मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो अगर हम देखिए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे हम अगर ये इस जगह पे हम डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
टेंजेंट देखिए इस तरफ जाती हुई दिखाई पड़े तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। फील्ड लाइन अगर इधर जा रही है इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ से निकलती फील्ड लाइन और साउथ की तरफ जाती है ना, नॉर्थ से निकलती साउथ की तरफ जाती है। अगर यहाँ पे हम कोई नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट छोड़ देंगे तो इस तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ेगा, और यहाँ छोड़ देंगे तो इस तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ेगा। बस यही कहना है कि इनका अगर कोई मैग्नेट छोड़ दिया जाए तो इस डायरेक्शन में भागता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक डायरेक्शन तो ये हो जाएगी और एक डायरेक्शन ये हो जाएगी, दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल होंगे? तो वही बात तो बोल रहा है, असर्शन भी बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है। तो बोथ असर्शन रीजन और करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि दोनों रेडियस इक्वल हो, यानी R1 भी R के बराबर हो, R2 भी क्या हो, R के बराबर। तो 1/f कितना होता है, n-1 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। अब हमें n नहीं पता है। अच्छा, R1 जो होगा वो तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, बट R2 होगा वो निगेटिव। क्यों? क्योंकि R1 देखिए इधर की रेडियस है, R2 इधर की रेडियस है। तो 1/R और ये माइनस का 1/R रख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये तो कह रहा फोकल लेंथ रेडियस के बराबर है, तो हमने ये n-1 और ये 2/R फाइनली बचेगा, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1/2 और n-1 हो गया, तो 1/2 प्लस 1 n हो गया। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो 3/2 ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। देखिए ऑल फ्रिंजेस आर ब्राइट ऑफ सेम इंटेंसिटी, ऐसा नहीं। इसमें देखिए इंटेंसिटी कर्व कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे करके डिक्रीज होता रहता है इंटेंसिटी कर्व। ठीक है, सारी सेम इंटेंसिटी की नहीं होती। फिर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ब्राइटर है, देखो ये दिख ही रही है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ब्राइटर, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ये तो करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए इसमें दो प्रॉब्लम है। अब फिर दूसरा बोला एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये वर्ड बड़ा कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट। यानी कह रहा है, देखिए समझिए आकर के, ये 2θ क्या होता है, 2λ/d, ये फ्रिंज विड्थ होती है। ठीक है, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये लैम्डा। अब कह रहा है अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट तुमने जो डाल दी, अब उसकी इंक्रीज कैसे करोगे, उसकी वेवलेंथ कैसे इंक्रीज करोगे। ठीक है, वो तो जो डाल दी वो डाल दी, मोनोक्रोमेटिक अगर येलो कलर की डाल दी तो उसका वेवलेंथ सेम रहने वाली है। तो इन द प्रोसेस तो वो कैसे चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इन द प्रोसेस वो वेवलेंथ तो चेंज नहीं हो सकती। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसा बोल देता कि यहाँ पे इंसिडेंट की हटा करके मोनोक्रोमेटिक लाइट खाली बोल देता, तो मैं इस ऑप्शन के साथ भी चला जाता। लेकिन अभी मैं इस ऑप्शन को गलत मानूंगा। ठीक है, क्योंकि एक जो लाइट डाली है उसकी वेवलेंथ कैसे बदल देंगे। लेकिन स्टेटमेंट तब भी ये कहता है कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। थीटा किसके प्रोपोर्शनल, लैम्डा, यानी लैम्डा बढ़ाओगे थीटा बढ़ेगा, लैम्डा घटाओगे थीटा घट जाएगा। लेकिन ये अलग अलग सिचुएशन में होगा कि सेम सिचुएशन अगर हम ले रहे हैं कि एक ही सिचुएशन में येलो कलर पे ही देख रहे हैं तो येलो कलर पे सेम नहीं हो सकता, येलो और ब्लू के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि दिक्कत है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल वेरीज, कैसे बदलती है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, h/p होता है, h/p, या लैम्डा इक्वल टू h/m भी होता है। तो क्या बोल रहा है, डायरेक्ट पार्टिकल वेरीज तो डायरेक्टली विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ बदलने से तो नहीं बदल रही, डायरेक्टली विद द मोमेंट, ये देखो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, इनवर्सली विद द लीनियर मोमेंटम, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर हैव द मेजॉरिटी होल्स। नहीं भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये तो गलत हो गया। अच्छा, टू कन्वर्ट द प्योर सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉस्फोरस इज यूज्ड एज द डोपेंट। नहीं भाई, फॉस्फोरस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एन टाइप में मिलाई जाती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या बोला, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। नहीं भाई, आर टी इक्वल टू क्या होता है, R0 1 + अल्फा टी होता है। आर टी इक्वल टू R0 1 + अल्फा टी। अल्फा क्या है यहाँ पे, निगेटिव होता है, किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, और मेटल्स के लिए तो ये पॉजिटिव होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अल्फा घट जाएगा, यानी रेजिस्टेंस घटता है यहाँ पे, ये तो गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ये ऑप्शन है एनर्जी बैंड डायग्राम। क्या होता है, फॉरबिडन बैंड एब्सेंट रहता है किसमें, मेटल्स में।
ठीक, तो ये करेक्ट हो गया। फॉरबिडन बैंड क्या होता है, एब्सेंट होता है, किसके लिए, मेटल्स के लिए, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे आकर के। अब हमें कह रहा है स्टेट एनी वन एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ओवर द हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, देखो फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट एसी तुम देते हो और आउटपुट में तुमको पूरा पूरा वोल्टेज मिल जाता है। और हाफ वेव में क्या होता है, तुमने इनपुट एसी दिया और आउटपुट के नाम पे तुमको ठग लेता है। ठीक है, हाफ ये आधा आधा दे देता है। ठीक है, मतलब बीच के कुछ साइकिल्स क्या होते हैं, छूट जाते हैं ना, मतलब पॉजिटिव वाले साइकिल्स का तो आउटपुट आ रहा है बट निगेटिव वाले साइकिल्स का आउटपुट नहीं आता, वो आउटपुट छूट जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लिखें तो एवरेज क्या लिखेंगे, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ठीक, ऑफ फुल वेव, है ना, इज ग्रेटर, बड़ा होगा, किससे आकर के ज्यादा रहेगा, किससे, एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ हाफ वेव। ये एक लिख देंगे पॉइंट, इसी से हमारा काम बन जाएगा। अब बता रहा है स्टेट द कंडीशन ऑफ द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हम इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज बना देंगे, ऐसे बना देंगे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बना देते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का हमने डायग्राम बना दिया। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का हमने ये डायग्राम, ये P ले लिया, ये Q ले लिया, ये R ले लिया, S ले लिया और इसको हमने गैल्वेनोमीटर से ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ये P/Q क्या होता है, P/Q होता है आमने सामने का रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम रहता है। P/Q, देखिए P के सामने कौन है, Q है, और S के सामने कौन है, R है, तो P/Q क्या हो जाएगा, S/R। P/Q किसके इक्वल हो जाएगा, S/R के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, तो बस यही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। फिर क्या बताना है, नेम द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF करंट इन द केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग द मैग्नेटिक फील्ड। एक हमें ये नियम बताना है, कौन सा यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सा रूल होता है, कौन सा रूल होता है, अपने पास फ्लेमिंग का रूल होता है ना, फ्लेमिंग कौन सा, राइट हैंड। ठीक है, कौन सा रूल होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है। ठीक है, इसकी यूज से हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये तो वही कॉपी हो गया मेरा, फिर से क्या बोल रहा है, विद व्हाट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट आर प्लेन वेव फ्रंट एसोसिएटेड। तो प्लेन वेव फ्रंट किससे एसोसिएटेड होता है, अगर हमारे पास पॉइंट लाइट सोर्स है तो उससे देखिए कैसा, स्टार्टिंग में तो स्फेरिकल ये मिलेगा, लेकिन बहुत दूर जाने पर, बहुत दूर जाने पर एट द लार्ज डिस्टेंस ये कैसा मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट। फिर चाहे वो स्फेरिकल लाइट सोर्स हो, ऐसा ये लीनियर लाइट सोर्स हो, और इससे अभी स्टार्टिंग में आपको कैसा मिलेगा, एक स्फेरिकल वेव, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा दूर जाने पर ये कैसा मिलेगा हमें आकर के, ये हमें प्लेन वेव फ्रंट देने लग जाएगा बहुत ज़्यादा दूर जाने पर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कैसे, इस केस में हमारे पास अगर पॉइंट लाइट सोर्स होगा उसमें भी रहता है हमारे पास, और लीनियर का केस होगा उसमें भी होगा। ठीक है, फिर अगला क्या बोल रहा है हमारे पास, फिर राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल कैप द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म। तो टॉर्क लिखना है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, P×E होता है। ठीक, बस यही लिखना था हमें और ये बता दिया हमने एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या बोल रहा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें पार्ट डिफरेंस चाहिए बिटवीन टू ओवरलैपिंग वेव्स ऑफ फॉर्म द ब्राइट बैंड फ्रिंजेस। तो ये पार्ट डिफरेंस होता था XM इक्वल टू M लैम्डा D/D होता है, XM इक्वल टू M लैम्डा D/D होता है। ठीक है, पाथ डिफरेंस। ठीक, अब तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, तो टू एटम्स इन विच सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कहलाते हैं, आइसोटोन्स कहलाता है। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब सेक्शन 20 स्टार्ट हो गया जो 14 नंबर का। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के बारे में बताना, स्ट्रेट करना है। तो देखिए गॉस थ्योरम कुछ नहीं होती, थ्योरम है तो फाई इक्वल टू Q/ε0 होता है, वो भी Qin होता है। ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो भी चार्ज रखा है Q1 Q2 Q3 सबको टोटल कर दो। ठीक है, सबको Q1 Q2 Q3 सबको टोटल कर दो, एप्सिलॉन से डिवाइड कर दो तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी सरफेस से पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को फ्लक्स बोलते हैं। फील्ड लाइन क्या इंटेंसिटी या कितनी डेंस है, नंबर का मतलब क्या है, पर यूनिट एरिया पर कितनी फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है, कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंस है, ये बताना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है।
वो कितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर उतना ही ज़्यादा उसका फ्लक्स होगा। सिंपल सी बात होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो गॉस ने क्या बताया, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बताया गॉस ने बताया, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक, वो क्या होगा, फाई इज प्रोपोर्शनल टू क्यू इन। ठीक, तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए या ई डॉट ए लिख लो। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसकी न्यूटन पर कूलम होती है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी डैश, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत अच्छी बात है, अगर एन कैपेसिटर हमने लगा दिए, मान लीजिए C1 लगाया, ये C2 लगाया, ये C3 लगा दिया, और ये अपन लोगों ने C4 लगा दिया, ऐसे करते करते हमने यहाँ पे Cn लगा दिया। ठीक, ये सब लगाया, तो सब में क्या होगा, अगर टोटल वोल्टेज था V1 तो इसमें V2 चला जाएगा, इसमें V3 चला जाएगा, इसमें V4 चला जाएगा, इसमें Vn चला जाएगा। तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना Vn हो जाएगा। और V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई सी होता है, लगा देते हैं हम लोग। भाई चार्ज इस प्लेट पे जितना जनरेट होगा प्लस का उतना माइनस का, इधर भी उतना ही प्लस का, सब में चार्ज क्या जा रहा होगा, सेम जा रहा होगा। सब में चार्ज Q बाई V हो गया वोल्टेज, Q बाई C1, यहाँ पर Q बाई C हो जाएगा, सॉरी Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3 डॉट 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 Q बाई Cn हो गया। अब यानी कि टोटल जो फाइनल Q से कैंसिल कर देंगे, तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डॉट 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 1/cn हो गया। तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस में कैलकुलेट होगी, 1/c इक्वल टू किस में कैलकुलेट होगी, ये हमारे पास कैपेसिटर के लिए पैरेलल में कैलकुलेट होगी हमारे पास सीरीज में। ठीक है,